ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज ए मास एम एट द अदर एंड। एक स्ट्रिंग है जो एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे इसमें एक एम मास है। ठीक, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये एम मास है और इसकी जो लेंथ है वो आपको स्मॉल एल दी हुई है और ये इस तरह से घूम रही है। तो ये कॉनिकल पेंडुलम है। ये बेसिकली क्या है, कॉनिकल पेंडुलम। और कितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड मार रही है, तो ये आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है 2/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। तो ये बन गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा ठीक। और आपसे टेंशन पूछ रहे हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो इसको अलग डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, क्या क्या है होना चाहिए, सारी बातें समझिए आप। ये एंगल आपको थीटा दिया है, ये लेंथ आपको एल दी है और इसकी जो रेडियस है वो भी आपको आर दी हुई है। डायग्राम में सब लिखा हुआ है। एम का मास है तो एक तो फोर्स लग रहा होगा एम जी नीचे की तरफ और एक फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा वो, तो वो होगा एम आर ओमेगा का स्क्वायर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन। या आप ऐसा समझो कि अगर ये एंगल भी थीटा है तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा और टी साइन थीटा आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो मैं सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर वाले फैक्टर से। ठीक है, तो टी साइन थीटा दोनों से चेक करके देख लेंगे। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आराम से देखते जाना। साइन थीटा क्या बनेगा आपका, साइन थीटा तो साइन थीटा बनेगा आर बाई एल। इसीलिए मैंने साइन थीटा को प्रेफर किया क्योंकि ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है आर बाई एल। तो ये बन गया आर बाई एल। आराम से देखते जाना। इज इक्वल टू एम कितना है, मास, मास एम एम है और रेडियस आर आर है और ओमेगा है 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब अच्छी बात इसमें ये है कि आर से आर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो टी आपका आया वो न्यूमेरिकली 16 ml के बराबर आ रहा है। तो इतना स्ट्रिंग में जो होगा वो क्या होगा, टेंशन होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, अगर हम लिखते टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी तो पहली बात तो सारे आंसर में जी आना चाहिए था। दूसरी बात कॉस थीटा उतना सिंपल नहीं है यहाँ से निकालना। कॉस थीटा के लिए फिर कॉस थीटा जो होता है वो होता अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा था, इसलिए पहले मैंने साइन थीटा वाला ट्राई किया। अदरवाइज आप कॉस थीटा वाला ट्राई करोगे आपका आंसर नहीं मिलेगा तो वापस से फिर आपको क्या आना पड़ेगा, साइन थीटा पे आना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने साइन थीटा इसलिए ट्राई किया क्योंकि मुझे ओमेगा दिया है। मुझे क्या दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। तो ओमेगा की वैल्यू दी है तो हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस पहले ट्राई करेंगे। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। ए पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कल विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से घूम रहा है वो। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट द मोमेंट व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ द सर्कुलर ट्रैक। ऐसा कुछ क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। मान लिया सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी हम मान रहे हैं 0। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैं कह देता हूँ 80। और जब ये आधा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आप आराम से अब समझते जाइए। जब यहाँ पहुंच गया तो वेलोसिटी मान ली मैंने हो गई वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0/2as। जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूज करते हैं तो डिस्टेंस यूज करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस यूज करते हैं, जो कि बनेगी पाई आर। आधा सर्कल पाई आर। तो यहाँ से अगर मैं वी स्क्वायर अपॉन आर कहूँ तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई एटी के बराबर। और वी स्क्वायर अपॉन आर जो होता है वो होता है आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। तो ये तो आपको पता लग गया नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप जानते ही हो 80 यहाँ होगा। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन कहीं इधर होगा, ये बनेगा आपका टोटल एक्सेलरेशन। एक कैपिटल टी मतलब टोटल एक्सेलरेशन। ठीक, अब आपसे एंगल जो पूछा है वो वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन के बीच में पूछा है। वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन यानी आपसे ये एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा लिखूं या टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं सारे आंसर। टेन में टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं एक्सेलरेशन ले रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर जो है वो an के बराबर, तो बेस जो होगा वो v नहीं होगा, वो 80 होगा।
परपेंडिकुलर अगर मैंने कहा ए एन है तो बेस 80 होगा, क्योंकि एंगल्स में सेम डायमेंशन के टर्म्स ही डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर में तो आपने एसलेशन ले लिया और बेस में आप वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, तो वो नहीं है, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा ये सारे के सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर ऊपर एसलेशन है तो नीचे भी क्या होगा, एसलेशन। तो टेन थीटा फिर से समझ लो, इस ट्राइंगल में टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस जो बनेगा वो वी नहीं बनेगा, वो 80 बनेगा, यानी ए एन अपॉन 80 पूछा गया। तो ए एन अपॉन 80 तो यहाँ से 2 पाई आ गया। इस इक्वेशन से देखो ए एन अपॉन 80 कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो आपका आंसर बनेगा tan इनवर्स 2 पाई। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 पाई। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हमने पहले भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकली आया है, दोबारा से आया है ये, मतलब पहले भी हमने ये किया है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। फिफ्टी 55 क्वेश्चन जो है वो मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है, तो वो आपको अलग से मिलेगा। अलग से मैं लिंक कर दूंगा इस प्लेलिस्ट में, तो वो आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो 3 डायमेंशनल सेटअप है, अम्ब्रेला घूम रहा है, तो उसको स्क्रीन पे उतना इफेक्टिवली समझाया नहीं जा सकता, तो मैंने उसको अलग से रिकॉर्ड किया है। 56 ए हैवी पार्टिकल इज टाइड टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। दूसरा एंड फिक्स कर दिया है, कोनिकल पेंडुलम में घुमा रहे हैं, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं और बताना हमको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो पहले ड्रॉ करेंगे हम। ये आपका कोनिकल पेंडुलम है, कितना एंगल है, एंगल दिया आपको 60 डिग्री, मैं थीटा लिख देता हूँ। लेंथ इसकी L 1.6 मीटर, लेंथ भी पता है आपको, और ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है ये कोनिकल पेंडुलम। अब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कई सारी चीज़ें हैं आप जो पता करनी है इसमें, ठीक है। तो ये वर्टिकल से एंगल अगर आपका ये थीटा होगा, तो ये टेंशन T होगा, फोर्सेस वगैरह देखें तो नीचे वेट mg लग रहा होगा, और v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। तो अगर मैं इक्वेशंस लिखूं तो T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, ठीक। तो यहाँ से हम टेंशन और mg के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। cos थीटा, थीटा 60 डिग्री है, cos 60 हाफ होता है, cos 60 क्या होता है, हाफ। तो T इज इक्वल टू जो आ रहा है वो 2mg के बराबर आपका आ जाएगा। टेंशन वेट के डबल के टाइम है, जबकि इस क्वेश्चन में के बी ऑप्शन में दिया है कि जो टेंशन है वो 1/√3 टाइम से वेट का, तो ये गलत हो गया, ठीक। T साइन थीटा किसके बराबर होगा, T साइन थीटा जो होगा वो होगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो इक्वेशन आपकी बनने वाली है tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। तो यहाँ से हम ओमेगा निकालेंगे, ठीक है, ओमेगा निकालेंगे, क्लियर। tan थीटा कितना आ जाएगा, तो एंगल 60 डिग्री था, tan थीटा तो हो जाएगा √3, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू भी डालते हैं इसमें। तो tan थीटा तो आपका हो गया √3, r कितना बनेगा, तो r बनेगा L साइन थीटा, ठीक। L है 1.6 और साइन थीटा जो होगा वो आपका होगा √3/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हम लेते हैं 9.8। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ओमेगा स्क्वायर आपका आएगा, पॉइंट से पॉइंट अगर हम उड़ा दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 98 अपॉन 16। 2 से कैंसिल करते हैं 8 टाइम्स, और एक बार 2 से फिर कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 49 टाइम्स। 49/4 आ रहा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा यहाँ से आ गया 7/2 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 7/2 है। तो टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा, और ओमेगा है आपका 7/2, तो ये आपका आ गया 4π/7, ये बनेगा टाइम पीरियड। सो इस आंसर क्या क्या मैच कर गया, इसका ए पार्ट, ठीक है। स्पीड निकालनी है तो स्पीड भी बहुत आसान है, स्पीड जो होगी v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा आपने निकाल ही लिया, आर आप जान ही रहे हो, एल साइन थीटा, तो आप सारी वैल्यू डालो, क्या पता स्पीड वाला भी सही हो जाए। ओमेगा कितना है, ओमेगा आपका 7/2, और आर जो था वो एल साइन थीटा था, एल था 1.6 और साइन थीटा होगा √3/2। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 2 जब 4 से कैंसिल करेंगे 4, तो ये आपका आ जाएगा
28/10 या 2.8√3 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड वाला भी आंसर करेक्ट है आपका, सी आंसर भी आपका करेक्ट है। अब सेंटीपिटल एस्लेशन पूछा तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हुआ, सेंटीपिटल एस्लेशन तो हम यहाँ से निकाल ही सकते थे, ये क्वेश्चन है आर ओमेगा स्क्वायर, ये है सेंटीपिटल एस्लेशन, तो ये जी टेन थीटा जी टाइम्स √3 के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9.8√3, जबकि हमारे में दिया 9.8/√3, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, अदरवाइज हमारे दो आंसर पहले से ठीक हो चुके हैं। तो इसमें दो आंसर करेक्ट आ रहे हैं, एक ए पार्ट करेक्ट आ रहा है, एक सी पार्ट। अब एक बार कैलकुलेशन जो मैंने करी एक बार फिर देख लेना, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो, ठीक है। जनरली दो आंसर ठीक नहीं होते हैं, बट कई बार हो भी जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप कैलकुलेशन फिर से देख लेना, टाइम पीरियड भी निकाला है और हमने स्पीड भी निकाली है। ए पेंडुलम बॉब हैज ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट इट्स लोएस्ट पोजीशन, और पेंडुलम की आपको लेंथ दी हुई है, लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड दी हुई है, और पूछ रहे हैं स्पीड बताओ जब एंगल 60 डिग्री हो जाता है वर्टिकल से। तो समझिए ये भी बहुत आसान है। जब वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री हो जाता है तब स्पीड पूछिए। इनिशियल स्पीड कितनी दी है आपको, तो वो दी है 3 मीटर पर सेकेंड, यू कह देता हूँ मैं इसको। जब एंगल थीटा यानी 60 डिग्री हो जाता है तब इसके पास फाइनल स्पीड क्या होगी, वी, ये आपको निकालना है। तो कितनी लेंथ कितनी हाइट ये ऊपर आ गया होगा, तो ये पहले भी कर चुके हैं, एल माइनस एल कॉस थीटा। थीटा आपका 60 डिग्री है तो कॉस 60 हाफ होता है, तो कितना ऊपर आ गया होगा, L/2। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं या थर्ड इक्वेशन लगाएं, एक ही बात है। तो रिलेशन बनेगा v² = u² माइनस 2g, और जो हाइट है वो L/2 के बराबर है। 2 से ये 2 कैंसिल, सारी वैल्यू डाल देते हैं, u² हो जाएगा 9 माइनस GL, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, और L जो दिया है वो आधा मीटर दिया है यानी 0.5, तो 9 माइनस 5 दैट मीन्स 4, और v जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 60 डिग्री पे वर्टिकल से 60 डिग्री पे जो स्पीड होगी वो आपकी होगी ए पार्ट 2 मीटर पर सेकेंड। ए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन विच लेटर कर्व्स इनटू सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। एक ब्लॉक है उसको इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया गया है, और उसके बाद वो जो इंक्लाइन प्लेन है वो कर्व हो जाता है एक सर्कुलर ट्रैक में, रेडियस आ रहा है। शो उन्होंने फिगर नहीं दिया, हम खुद बना लेंगे फिगर। मिनिमम हाइट पूछ रहे हैं ताकि जब वो रिलीज करें तो वो कंप्लीट सर्कल कर सके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी आया है, तो डायग्राम हमें याद है कैसा था वो डायग्राम, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन था इस तरह से, और इसके आगे ये सर्कुलर ट्रैक था इस तरह से। थोड़ा ढंग से नहीं बन पाया, ढंग से बनाते हैं। इस तरह की ये सिचुएशन है, ठीक है। एक ब्लॉक है जो उसको यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं, ब्लॉक, और इस तरह से स्लिप होते हुए आ रहा है ये, और फिर यहाँ से ये सर्कल में घूम जा रहा है। कितनी हाइट से इसको रिलीज किया है, तो ये हाइट ग्राउंड से दी आपको h, ठीक। और रेडियस पूछ रहे हैं कि रेडियस उसकी कितनी होनी चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। तो जो वहाँ लॉजिक लगाया था वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। जब ये h हाइट से आएगा तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो √2gh होगी, और आप चाहते हो कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे मिनिमम स्पीड चाहिए होती है √5gr। तो ये जो स्पीड है आपकी, ये जो आपके पास स्पीड है वो कम से कम 5gr के बराबर तो हो जाए, कम से कम इतना तो हो जाए कि ये जो स्पीड है वो जितनी चाहिए एटलीस्ट उसके बराबर तो हो जाए, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ से जो सॉल्व करके r आएगा तो r आपका आ जाएगा 2h/5। हमसे h पूछा है, तो जो h यहाँ से आएगा h वो आपका आ जाएगा 2.5r। सो योर आंसर इज बी पार्ट। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A small body of mass m slides down without friction from a top of a hemisphere of radius r। टॉप मोस्ट पोजीशन से हम इसको स्लाइड करा रहे हैं, और हाइट पूछी जा रही है, एट व्हाट हाइट विल द बॉडी बी डिटैच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर।
तो इसको बहुत ढंग से समझेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसको याद भी रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लिया हेमिस्फीयर है, ठीक है। और यहाँ के टॉप मोस्ट पोजीशन से हमने एक ब्लॉक को, स्मॉल बॉल को या एक स्मॉल ब्लॉक को, कुछ भी है, इसको एम को रिलीज़ किया। तो दो चीज़ें हैं, पहला तो मैं रिजल्ट बताऊंगा, फिर उसको प्रूफ करेंगे कि ये कितने एंगल पे जब यहाँ से स्लिप करके आएगा तो कितने एंगल पे ये सरफेस छोड़ देता है। ठीक है, क्यों सरफेस छोड़ेगा पहले उसके बारे में बात करेंगे। कुछ सरफेस तक तो ये सरफेस के सरफेस के साथ चलेगा और सर्कुलर मोशन करेगा, उसके बाद फिर सरफेस छोड़ के ये हवा में आ जाएगा, तो उसके बाद जो उसका मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो क्यों सरफेस छोड़ेगा वो समझिए। अगर मान लिया इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, मान लिया इसके पास वेलोसिटी आ गई v, तो इसमें बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mv²/r। ठीक, बाकी अगर ये वर्टिकल से एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये mg का फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे भी वर्टिकल से एंगल थीटा होगा, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा। तो लॉजिक ये है कि जब अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ये अगर बड़ा हो गया या बराबर हो गया mg cos थीटा के, तब ये सरफेस छोड़ देगा और ये हवा में आ जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तब ये हवा में आ जाएगा। ठीक, तो वो जो एंगल आता है थीटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है, कॉस थीटा आता है 1/3, यानी थीटा जो आता है वो आता है कॉस इनवर्स 1/3। ये रिजल्ट आपको याद रखना। अगर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और टॉप मोस्ट पोजीशन से हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 के एंगल पे वो सरफेस से हवा में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये रिजल्ट कैसे आया वो रिजल्ट भी हम निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन तो ये बन गई mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट करें तो v² जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा rg cos थीटा। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, फोर्स बैलेंस की इक्वेशन है, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे एनर्जी की, तो एनर्जी में डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा, यानी जो हाफ mv² होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा mgh के बराबर। अब h कितना होगा, तो अगर रेडियस इसकी r है तो ये लेंथ होगी r cos थीटा, तो ये जो हाइट नीचे आया है ये बनेगा आपका r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा। तो ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन फोर्स बैलेंस की थी और दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की है। अब ये m से m कैंसिल आउट, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और v² की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल देते हैं, खत्म। v² की वैल्यू क्या होगी, rg cos थीटा, और 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2rg 1 माइनस cos थीटा। तो ये rg से rg कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा 3 cos थीटा, 1/3 नहीं, ये 2/3 आ रहा है। ठीक है, 3 cos थीटा जो आ रहा है आपका, cos थीटा ये, 2 cos थीटा ये, तो इधर आ जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो cos थीटा आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 2/3। तो जो रिजल्ट आपको याद रखना है वो ये है कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/3 नहीं होती, क्या होती है, 2/3। cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे वो सरफेस छोड़ देगा। कैसे सेटल किया वो भी आप समझ लीजिए। एक इक्वेशन तो मैंने बनाई है फोर्स की और एक इक्वेशन मैंने बनाई है एनर्जी की। ठीक, तो वहाँ से cos थीटा जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2/3। क्लियर इतना? ठीक है। अब हमसे तो क्वेश्चन में cos थीटा नहीं पूछा गया, हमसे तो ये हाइट पूछी गई, ये पूछा गया ये कितना होगा, ये वाली हाइट, ऊपर वाली हाइट नहीं, नीचे वाली हाइट। तो ये तो r cos थीटा के बराबर होगी और cos थीटा 2/3 आया है, तो ये आपका आ गया r cos थीटा 2/3 आया, तो r टाइम्स 2/3। तो ये जो उन्होंने हाइट दी है ग्राउंड से वो आ गई 2r/3। सो योर आंसर इज 2r/3। तो आप बस ये याद कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, इस पे वो सरफेस छोड़ देगा। और अगर आपको cos थीटा पता है तो हाइट निकालना तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये आपको थीटा पता है, ये वाली हाइट पूछी है, तो ये हो जाएगी r cos थीटा। क्लियर? The maximum tension that an inaccessible ring of radius 1 meter and mass density 0.1 kg per meter can bear is 40 न्यूटन। ठीक है, एक रिंग है, समझिए आप क्या सिचुएशन है।
एक ये रिंग है और ये अपने सेंटर के अबाउट घूम रही है ओमेगा से। तो इसमें इसके हर एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो बाहर की तरफ लग रहा होगा। इस तरह से तो रिंग में टेंशन आ गया होगा। तो जो मैक्सिमम टेंशन ये बियर कर सकती है वो आपको दिया है 40 न्यूटन। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ क्या दिया है, जो मास डेंसिटी है वो मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में वो दिया आपको 0.1 kg पर मीटर, और रेडियस आपको जो दिया है वो दिया आपको 1 मीटर। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से वो घूमेगी रिंग ताकि वो टूटे ना। ठीक, तो इसमें यहाँ मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, वो आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम टेंशन होता है वो आपका आता है लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम जो टेंशन आता है वो कितना आता है, लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई रिंग घूम रही है, रिंग है या चेन है, चेन भी हो सकती है, सर्कुलर चेन हो सकती है, घूम रही है, तो उसमें जो मैक्सिमम टेंशन आता है या जो टेंशन आता है, मैक्सिमम मुझे नहीं कहना चाहिए, कि जो जब अगर वो ओमेगा से घूमेगी तो उसके अंदर जो टेंशन आएगा वो आपका आ जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अगर अब आप ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो टेंशन भी उसके अंदर फिर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम टेंशन है 40 न्यूटन, लैम्डा है आपका 0.1, आर है 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर तो आ गया आपका 400। तो जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 रेडियन पर सेकेंड। सो योर आंसर इज ए पार्ट। Two bodies of mass m and 4m are attached to a spring as shown in a figure। ठीक है, एक मास है 4m और एक मास है ये m। इस तरह से ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग कह रहे हैं, कोई नहीं, स्प्रिंग है, मतलब एक्सटेंसिबल होगी ये। बॉडी ऑफ मास m हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ लेंथ l इज एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 60 डिग्री। इस 60 डिग्री के एम्पलीट्यूड में ऐसे पेंडुलम जो है वो स्विंग कर रहा है, और दूसरी बॉडी जो है वो आपकी रेस्ट में। तो ये पूछ रहे हैं इसको रेस्ट में रखने के लिए कम से कम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना चाहिए। ठीक, जरा समझिए, जब ये 60 डिग्री के ऑसिलेशन में स्विंग कर रहा है तो यहाँ पे इस स्टेट में मैक्सिमम टेंशन होगा, और मैक्सिमम टेंशन दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा, एक mg को और एक mv स्क्वायर अपॉन आर को, mv स्क्वायर अपॉन आर या l। और v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो v एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। तो वो सब कुछ हम कर चुके हैं और ऐसा हम पहले एक दो बार भी कर चुके हैं, और यहाँ से मैक्सिमम टेंशन जो आया था वो 2 mg के बराबर आया था। अब मेरा लॉजिक ये है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भाई कम से कम इतना तो होना चाहिए ताकि इस पे लगने वाला फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे अगर लगे तो इस मैक्सिमम टेंशन को बैलेंस कर ले। अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के भी इस मैक्सिमम टेंशन को बैलेंस नहीं कर पाया तो ये आगे स्लिप कर जाएगा। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एन, एन किसके बराबर है, यहाँ 4 mg के बराबर है, और ये किसको बैलेंस कर ले, मैक्सिमम टेंशन को। और 60 डिग्री वाले केस में मैक्सिमम टेंशन आता है 2 mg। तो mg से mg कैंसिल आउट, इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम से कम आपको हाफ तो चाहिए ही चाहिए। हाफ से कम हो जाएगा तो ये रुकेगा नहीं, ये चल देगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ए बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u strikes a stationary wooden block of mass capital M suspended by a string of length L is equal to 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वुडन बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है यहाँ पे हैंग किया हुआ है, और स्ट्रिंग की लेंथ L है, एक बुलेट आ रही है स्मॉल m मास की, कितनी स्पीड से, u की स्पीड से, इस वुडन ब्लॉक का मास कैपिटल M है। और जब इसको हिट करने के बाद जब ये बुलेट निकलेगी यहाँ से तो उसकी स्पीड u/4 है, 1/4 स्पीड से निकल रही है। तो ये पूछ रहे हैं u की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो अगर वो u/4 से निकलेगी तो मैंने कहा चलो इसकी स्पीड v है, और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन होगा नहीं इसमें। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पेनिट्रेट करके निकली है, तो फ्रिक्शन भी लगा होगा उस पर, इसकी वेलोसिटी कम हुई है, फ्रिक्शन भी लगा होगा, हीट भी डेसिपेट हुई होगी, तो ये इलास्टिक कोलिजन वाला केस नहीं है। लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा रहेगा। तो m इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू u/4। और आप चाहते हो ये जो ब्लॉक है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले तो कम से कम उसकी स्पीड होनी चाहिए √5gl के बराबर। तो इस v की जगह हम क्या डाल देंगे, √5gl। तो बस सब कुछ सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। mu ये और mu/4 ये, इसको इधर लाएंगे तो ये 3mu/4 हो गया,
और इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी। कैपिटल एम जो है वो आपका किसके बराबर है? कैपिटल एम जो है वो 6 स्मॉल एम के बराबर है, और v जो है वो कितना है? अंडर रूट 5gl। तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो u आपका हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स अंडर रूट 5, g की वैल्यू मान लेते हैं 10, और l कितना दिया? l आपको 50 सेंटीमीटर दिया है, आधा मीटर दिया है l, हाफ। तो ये आ गया 25, 5 बाहर आ जाएगा, तो u की कम से कम स्पीड आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड, कम से कम 40 की स्पीड चाहिए। सो योर आंसर इज डी पार्ट। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ए थ्रेड एज शोन इन ए फिगर। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ये थ्रेड से इस तरह से कनेक्टेड है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये पूरा सेटअप जो है ना इस तरह से घूम रहा है, और बी सी में कितना टेंशन होगा, ए बी में कितना टेंशन होगा, और ओ ए में कितना टेंशन होगा, इनका रेशियो पूछा है। यहाँ डी ए लिखा है, डी ए नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? ओ ए। ओ ए सेक्शन में तीनों के टेंशन का रेशियो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो मैं डायग्राम थोड़ा साफ करके बनाता हूँ और आपको बहुत ढंग से समझना है इसको। एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, और एक बॉल यहाँ है, तीनों का मास सेम है, ठीक है। और ये लेंथ भी मान लेता हूँ, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, और ये तीनों एक साथ घूम रहे हैं किसी एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान लिया ओमेगा से, क्योंकि हमें तो रेशियो निकालना है, तो ओमेगा इनसे ये सारी चीज़ों से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मास तीनों के एम और एम और एम है। तो पहले वाले सेक्शन में कितना टेंशन होगा? बीसी सेक्शन नाम है इसका, टेंशन कितना होगा? तो टेंशन जो होगा वो इस पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। वो कितना होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर जो है वो 3L के बराबर होगा। जो आर है वो किसके बराबर होगा? सेंटर से डिस्टेंस 3L के बराबर। तो एम इंटू 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर। वी हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, ओमेगा हमारे ज़्यादा काम का है, क्योंकि तीनों पार्टिकल के लिए ओमेगा जो है वो कॉमन रहेगा। तो जो पहला टेंशन आ गया T1 नाम देता हूँ, तो वो 3 टाइम्स ml ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इस वाली रस्सी में कितना टेंशन होगा? तो अगर इसका नाम T2 दें तो वो किसको बैलेंस करेगा? एक तो T1 को बैलेंस करेगा, ठीक, और इस पार्टिकल पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, जो हो जाएगा m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो T2 होगा वो एक तो T1 को बैलेंस कर रहा होगा, और किसको बैलेंस कर रहा होगा? m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर को। तो T1 जो है वो 3 ml ओमेगा स्क्वायर है, ये है 2 ml ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया 5 ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपकी T2 की वैल्यू आ गई। अब इसमें जो टेंशन होगा T3, ये किसको बैलेंस करेगा? तो एक तो ये T2 को बैलेंस करेगा, ये T2 है, और साथ में इस पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बैलेंस करेगा, जो कितना होगा? जो होगा ml ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जो T3 आया वो आपका आया T2 का मतलब 5 ml ओमेगा स्क्वायर, प्लस उस पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ml ओमेगा स्क्वायर। सो हियर द वैल्यू ऑफ T3 इज 6 ml ओमेगा स्क्वायर। अब इनका रेशियो पूछा है, T1 इज टू T2 इज टू T3, तो ये आपका दिख रहा है 3:5:6। सो योर आंसर इज 356, डी पार्ट आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम V0 को हमने यूज नहीं किया, क्योंकि V0 वेलोसिटी तो बाहर वाले पार्टिकल की दी है। अब B की वेलोसिटी थोड़ी ना V0 होगी, ना A की वेलोसिटी V0 होगी, फिर हमें V0 के टर्म्स में फिर इनकी सबकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि मैंने ये मान लिया कि O के अबाउट ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है, और ओमेगा के टर्म्स में मैंने सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ढंग से समझना है। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A टू B ऑन सरफेस ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r। ये हाफ सिलेंडर है, हाफ कटा हुआ सिलेंडर है ये, और उसकी सरफेस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है A से B तक, ठीक। A से हमने उसको रेस्ट से रिलीज किया, तो B पे उसकी स्पीड जो है वो इतनी है कि उसने सरफेस छोड़ दी है। तो V पे स्पीड कितनी होगी? तो ढंग से समझिए, B पे जो स्पीड होगी, मान लिया मैंने कहा V स्पीड है, तो इसकी वजह से इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r वो इतना होगा ताकि इस mg इधर कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा। अब बीटा एंगल यहाँ से दिया है ये, तो यहाँ पे ये एंगल बीटा बनने वाला है। डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ मैं साफ करके, ठीक है, इसमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, तो डायग्राम बड़ा बनेगा तो और बेहतर समझ में आएगा।
तो अब इसमें समझिए डायग्राम क्या है। ये वर्टिकल है, ये ए है और ये बी है। तो पहले मैं बी पे इक्वेशन बना रहा हूँ। तो मैंने ये कहा जब वी पे वो सरफेस छोड़ रहा है तो वेलोसिटी इतनी होगी ताकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको उड़ा के ले जाएगा। mv²/r जो है, ये एंगल आपको बीटा दिया है। तो यहाँ से अगर हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो ये वाला एंगल भी बीटा आएगा। नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg, तो इधर जो फोर्स आएगा वो mg साइन बीटा आएगा। तो पहली इक्वेशन तो ये समझ में आनी चाहिए कि mv²/r जो होगा वो किसके बराबर या किससे बड़ा होगा, mg साइन बीटा से। ठीक, तो यहाँ से आप v² की वैल्यू लिख सकते हो कि v² आपका आ जाएगा rg साइन बीटा। इतनी बात क्लियर है, पहली इक्वेशन फोर्स बैलेंस की इक्वेशन। ठीक, दूसरी बात, ये वेलोसिटी होगी कितनी, तो ये हम ए पॉइंट से जब हमने रेस्ट रिलीज किया है बी पॉइंट तक, तो ए से बी तक हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक, तो मुझे हाइट का डिफरेंस चाहिए, ए का लेवल क्या है, बी का लेवल क्या है, इनकी हाइट का डिफरेंस। तो ये जो हाइट आएगी वो आने वाली है आर साइन बीटा। समझ लो आप ढंग से कैसे आएगी। रेडियस आर है, ये एंगल बीटा है, तो ये हाइट जो होगी परपेंडिकुलर हाइट ये आर साइन बीटा होगी, तो ये होगी आर साइन बीटा। ठीक, अब मुझे ये पूरी हाइट चाहिए, तो ये एंगल आपको इसमें अल्फा दिया है, ये एंगल अल्फा दिया है और ये रेडियस आर है, तो ये जो पूरी हाइट होगी, ये पूरी हाइट ये हो जाएगी आर कॉस बीटा, आर कॉस अल्फा। तो मुझे जो हाइट चाहिए इनका डिफरेंस वो हो जाएगा आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन बीटा। तो आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो √2gh होगी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर 2gh के बराबर होगा। 2g और h कितना है, तो वो है आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन बीटा। ये सेकंड इक्वेशन, एक इक्वेशन फोर्स की और एक इक्वेशन एनर्जी की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इन दोनों इक्वेशन से सब कुछ हो जाता है, एक फोर्स की इक्वेशन और एक एनर्जी की इक्वेशन। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, v² इक्वेट कर देते हैं, तो rg और rg कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह बच रहा है 2 cos अल्फा माइनस 2 साइन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। तो जो आपकी इक्वेशन बन गई वो ये बन गई 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन बीटा। 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन बीटा। 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन बीटा। So your answer is C part. Clear?